स्टूडेंट, दिस इज अंकित कुमार। आज के इस सेशन में देखेंगे मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 का प्रैक्टिकल। उनसे पहले हम समझते हैं कि इसमें हम करेंगे क्या। ऑब्जेक्टिव पर आप देख सकते हैं कलेक्ट पैसिव एंड एक्टिव रिकॉग्निशंस एंड डेटा फॉर लैब टारगेट्स। आज के इस वीडियो में हम एक विक्टिम सिस्टम पर और एक विक्टिम सर्वर पर भी हम स्कैन करेंगे। इधर लिख देते हैं SERV सर्वर। SERV हम ऐसे ही लिख दिए कोड लाइन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। तो आज हम सर्वर पे और एक विक्टिम सिस्टम पर भी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक अटैकर एक विक्टिम सिस्टम का या फिर विक्टिम सर्वर का SE दे देते हैं, विक्टिम सर्वर या फिर सिस्टम का कोई डेटा कलेक्ट कर पाता है। उसके लिए टूल्स क्या क्या है हमारे पास है। हुईज एक ऐसा टूल है। हुईज का एक वेबसाइट भी है या फिर डिग का NS लुकअप का ऐसा वेबसाइट भी है, लेकिन इसे हम टूल्स कहते हैं काली लिनक्स के अंदर। ये सब टूल्स है हुईज। उसके बाद आता है डिग एंड NS लुकअप। उसके बाद आता है रिकॉन NG। उसके बाद nmap को कौन नहीं जानता है, सभी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड इथिकल हैकर nmap को जानता है। पिछले वीडियो में भी हम nmap के बारे में बताए होंगे। उसके बाद आता है नेटकैट। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। चलिए हम मूव करते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर। स्टूडेंट, हम मॉड्यूल नंबर 1 to 3 को प्रैक्टिकल करने के लिए आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हम इसमें देखेंगे कि कैसे एक हैकर बैनर ग्रैबिंग करता है किसी भी विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस से, और हम बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर से मशीन पर आने के बाद टर्मिनल को ओपन करेंगे। आपको मैं टूल्स के बारे में विजिट कराए थे, यानी टूल्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को बताए थे। इधर हम क्या करते हैं, टर्मिनल को जूम कर लेते हैं। एंड टर्मिनल को जैसे ही जूम करेंगे उसके बाद इधर आपको कमांड्स डालना होगा। कमांड्स क्या डालना पड़ेगा, हम एक ऐसा यूजर एक बार बन जाते हैं जो काम ना कर पाए एक सिंपल यूजर वो कर ले, यानी हम रूट यूजर बन जाते हैं, यानी एडमिन यूजर बन जाते हैं sudo के हेल्प से। एंड इधर डालते हैं पासवर्ड अपना जो है काली डालने के बाद हम इंटर हिट करते हैं। तो इधर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक sudo एक ऐसा कमांड्स है जो आपको एडमिन यूजर बना देता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं डिस्प्ले को ताकि आपको हर चीज अच्छा से व्यू हो। अब हम क्या करते हैं, आपको मैं टूल बताए थे हुईज क्या है, हुईज एक टूल है, राइट। अब हुईज जैसे ही लिखे हैं एंड इधर हम दे देते हैं किसी भी डोमेन google.com लाइक दे देते हैं .com। ओके, एंड इंटर हिट करते हैं तो देखते हैं मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ला करके दे देता है। ये मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन ला करके दे दिया। चलिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं फर्स्ट सेशन पे। तो यह मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ला करके दिया वो आपको मैं अभी व्यू कराता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए बोल रहा है डोमेन नेम जो google.com है। ओके, ये बोल रहा है सर इधर जो रजिस्ट्रेशन डोमेन ID है वो ये है। हमने बोला ठीक है। उसके बाद ये इसका लिंक है हुईज का, और इसका डेट भी होता है। आपको मैं बता दूं, एक बार मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ टर्मिनल को अच्छा से ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, और मैं आपको एक बार फिर से इसी स्कैन को परफॉर्म करके दिखाता हूँ। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कमांड के हेल्प से मैं डिस्प्ले को क्लियर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद लिखते हैं हुईज एंड ये सेम कमांड्स को डाल देते हैं एंड इंटर हिट करते हैं। अब आप इसमें देखिएगा, हम वेट करते हैं इन्फॉर्मेशन आने का। ओके, हो गया। अब इसमें देखिए आपको मैं अच्छा से समझा देता हूँ किसमें क्या हुआ। ये बोल रहा है डोमेन नेम जो है वो google.com है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डोमेन ID ये है, हमने बोला ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि सर इसका जो अपडेट डेट है, यानी डेट वो है 2090। इसमें बोल रहा है 2019 में इसे अपडेट किया गया था। हमने बोला ठीक है। ये बोल रहा है गूगल को क्रिएट कब किया गया था, इस डोमेन को कब क्रिएट किया गया था। बोल रहा है 1997 1997 में इसे
बनाया गया था। ओके, अब ये बोल रहा है एक्सपायर कब होगा, यानी एक्सपायर कब होगा, मुझे ऑल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है डोमेन का। तो इसमें दिख रहा है कि 280 में यह एक्सपायर होगा, सॉरी 2028 में, ठीक है, तो 2028 में ये एक्सपायर होगा। उसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अब उसमें कॉन्टैक्ट ईमेल दे दिया है, एंड ये उसका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर दे दिया है। बहुत इन्फॉर्मेशन ये मुझे ला करके दे दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको डीएनएस के बारे में बताए थे, मालूम है डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। मैं आपको एक चीज़ बताए थे, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि पहले के समय में जब ये google.com डोमेन नहीं रहता था तो उस समय आईपी का यूज होता था, किसी भी वेबसाइट के आईपी को सर्च करके यूज किया जाता है। क्या इस समय भी उस आईपी को सर्च करके लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। यानी किसी भी वेबसाइट लाइक google.com के जो आईपी है, आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस से भी google.com को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इन केस google.com का आईपी मुझे मिलेगा कैसे? जैसे आईपी, कुछ आईपी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 192.168.233.140, ये सब आईपी रहता है। आई मीन ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन का आईपी एड्रेस है। तो ये कुछ इस प्रकार का आईपी एड्रेस रहता है। तो पहले के समय में जैसे मान लेते हैं कि यह आईपी एड्रेस किसी भी यूआरएल यानी किसी भी डोमेन नाम का होता, तो उसको क्या किया जाता, किसी भी ब्राउजर पर ओपन करता। लाइक हम अभी फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन करते हैं, अच्छा से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि यह आईपी एड्रेस जो है, इसको अगर हम इधर सर्च पे जैसे ही देखिए गूगल और इंटर एड्रेस बोल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से मैं इसे पूरा ओपन होने देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसको कट कर देते हैं हम अपना इस ब्राउजर में, यानी विंडो के ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर में ओपन किए। अब ब्राउजर कोई सा भी हो, चाहे वो विंडो में हो या फिर लिनक्स में हो, ब्राउजर तो सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, इधर जैसे ही हम सर्च इंजन में सिंपल सा लिखते हैं google.com, google google.com के एंड इंटर हिट करते हैं, तो आप इस केस में देखिएगा गूगल पर मुझे इंटरेक्ट कर दिया, यानी फॉरवर्ड कर दिया गूगल पे। तो पहले के समय में यह नहीं होता था, पहले के समय में यह नहीं होता था, यह आईपी एड्रेस होता था, यह आईपी एड्रेस होता था, यह आईपी एड्रेस होता था। तो क्या यह आईपी एड्रेस से भी इस समय भी इंटरेक्ट कर देगा? मुझे गूगल पे इंटरेक्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। लेकिन आईपी एड्रेस चाहिए तो चलिए हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं ns lookup, ns lookup and google.com, google.com, ns lookup google.com। तो इस केस में देख रहा है कि नेम जो है, नेम में google.com दिख रहा है, उसके एड्रेस ये रहा। तो पहले के जमाने में या फिर पहले के समय में, पहले के टाइम में google.com ये डोमेन नाम है, तो यह नहीं हुआ करता था, उसका यह आईपी एड्रेस था 142.254 सॉरी 142.250.207.142। तो यह आईपी एड्रेस होता था। तो इसको क्या करता था पहले के समय में, इसको कॉपी करके किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए, जैसे google.com क्या है, यह एक वेबसाइट है, ओके, इसको हम क्लिक करते थे, बोल रहा है कंटिन्यू, बोलते हैं जी कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक किए तो आप देख पा रहे थे कि हम इधर आईपी को फिल किए, यानी आईपी को सिर्फ फिल किए और इंटर किए, जैसे मुझे google.com पर ही इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऐसे होता है पहले के जमाने में या फिर पहले के समय में, पहले के टाइम में आईपी एड्रेस होता था। जैसे अभी आप aohtech.netlify.app, तो इसका पहले आईपी एड्रेस होता था, आई मीन अभी भी आईपी एड्रेस था और अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस रहेगा, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के चलते आगे आते आते समय में इसे रिमूव कर दिया जाए, लेकिन आगे रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि
एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल से बात करने के लिए, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को बात करने के लिए एक आईपी का प्रयोग करता है, तो यह रहेगा ही। लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे चेंजेस आया था आईपी को हटा करके google.com कर देना, तो ये सब चेंजेस ऐसा ऐसा आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि एक विक्टिम सिस्टम ये हो तो गया। अब मैं ऐसा क्यों बताया, ये यह एड्रेसेज के बारे में ऐसा क्यों बताया कि इसको सर्च किए करते हैं, क्योंकि हम आपको जब थ्योरी बता रहे थे डीएनएस का, तो उसमें हम बताए थे कि पहले के समय में यह डोमेन नेम नहीं होता था। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर कह सकते हैं। तो पहले के टाइम में वह डोमेन नाम नहीं होता था, पहले यही होता है था एड्रेस। ठीक है, यानी किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको उस वेबसाइट का एड्रेस याद करना पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम में किसी को कॉल करने के लिए उसका मोबाइल नंबर याद करना पड़ता है या फिर फिल करके उसको कॉल लगाया जाता है। सेम इसी प्रकार से किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए या रिकॉल करने के लिए उसका आईपी एड्रेस को फिल करना पड़ता था ब्राउजर पे, लेकिन अभी के टाइम में उसका डोमेन नाम काफी है। चलिए हम क्या करते हैं, दिखाते हैं अब आपको मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन जो है, इस पर हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। एक बार मैं इसे पावर ऑफ कर देता हूँ एंड उसके बाद इसे ओपन करता हूँ, क्योंकि यह मेरा ऑफ हो गया था मशीन। फैक्ट यह ओपन हो रहा है। आई मीन अगर ये ऑन है तो इसका मतलब ये ओपन है, स्टार्टिंग हो गया है। और इसका मुझे आईपी एड्रेस मालूम है जो है 192.168.233.140। ओके, अगर आपको मालूम नहीं होगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, कई सारे केस में होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि यह सिस्टम का आईपी एड्रेस मान लेते हैं, अभी हम इस सिस्टम से देख लिए, यानी विक्टिम सिस्टम पर जा करके खुद हम चेक करते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम विक्टिम सिस्टम को हाथ भी नहीं लगाएं, यानी छुए तक भी नहीं, और उसका आईपी एड्रेस जैसे इधर हम लिखते हैं if config और एंटर करते हैं तो बोलता है पासवर्ड। पासवर्ड इसका रहता है msf admin। ओके, msf admin। ओके, बोल रहा है लॉगिन इनकरेक्ट, फिर से लिखते हैं msf admin परफेक्ट। अब लिखते हैं इधर if config जैसे ही हम लिखे हैं और इंटर हिट करते हैं तो इधर जैसे आपको आई नेट के सेंटर में, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ विजिट करके फिर से, इधर आई नेट के सेंटर में जो 192.168.233.128 है, ठीक है 128 है, तो क्या यह पता चलेगा सिर्फ विक्टिम सिस्टम से ही? क्या हमारा खुद का हैकर्स मशीन से नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा लर्नर्स। वो कैसे? आपको एक कमांड्स है नेट डिस्कवर, इस कमांड्स के बारे में हम पिछले बार भी बता चुके थे। नेट डिस्कवर एक ऐसा कमांड्स है जिस कमांड्स को रन करते ही आपके सिस्टम में जितने भी, यानी आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उसका आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, कैंट, लैन, मैक वेंडर और होस्ट नेम दिख जाएगा। लेकिन यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो इधर मुझे दिख रहा है, यह इतना होगा, उसके बाद में मुझे बहुत सारे सिस्टम, जितने भी सिस्टम कनेक्ट हो गए हमारे नेटवर्क से, उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल सी की हेल्प से टर्मिनेट कर देते हैं। यानी अभी देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आया था 192.168.233.2, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आया था VMware इंस था, तो सेम इसी प्रकार से बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाता, तो हम क्या करते हैं क्लियर कर लेते हैं। लेकिन एक एक मुझे डॉट हो रहा है इसमें। डॉट क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा विक्टिम सिस्टम जो मेटास्प्लोइटेबल है, शायद इसका आईपी चेंज हो गया है, nmap 192.192.168.23.129 ये नहीं है। फिर से एक बार हम चेक करते हैं, 129 को हटा करके 8 देते हैं, 128 था। परफेक्ट, यही यही है। एक बार शायद हम भूल रहे हैं,
हो सकता है कि मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन को हम कभी भी अपडेट किए होंगे या फिर कभी रीइंस्टॉल कर दिए होंगे या अनइंस्टॉल कर दिए होंगे, हो सकता है। बट कोई नहीं, मुझे आईपी एड्रेस कैसे मिल सकता है आपको मालूम है? नेट डिस्कवर कमांड से मुझे आईपी पता चल सकता है विक्टिम सिस्टम का। ओके, कंट्रोल सी से हम इसे कर देते हैं टर्मिनेट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हु इज, क्या था, हु इज। इस बार हम डोमेन नाम नहीं दे करके आईपी देते हैं जो है 192.168. और 233.128। ओके, इंटर करते हैं। हुईज में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, तो देखिए मैं सबसे टॉप पर चलते हैं। परफेक्ट, ये बोल रहा है एरन हु इज डेटा एंड सर्विस आर सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ यूज अवेलेबल। ये मुझे कुछ यूआरएल्स है ये सब, और मैं आपको देखते हैं कॉपीराइट्स में ये सब है, कॉपीराइट में। उनके बाद मैं आपको कुछ जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन में बता देता हूँ। देखिए CIDR जो ये है, ओके, इसका इतना तक रेंज है ठीक है। उसके बाद रेट रेंज में इधर से देख सकते हैं रेट रेंज, इसका रेट रेंज ये है और इधर तक है। ओके, CIDR में आप देख सकते हैं कि 16 तक है। ओके, एंड नेट नेम जो ये है, उसके बाद नेट हैंडल ये रहा, उसके बाद नेट टाइप ये रहा। मैं आपको इतना ज़्यादा चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब दिखाना इलीगल है यूट्यूब पर, बट दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद और स्क्रॉल करके आते हैं तो इसका रैक डेट आप देख रहे हैं कि ये रहा, और इसका अपडेट ये रहा, कमेंट ये है, इधर तक है। ओके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला करके दे दिया है, यानी मिल गया है हुईज से। अब हम करते हैं NS लुकअप। अब वेबसाइट पर तो हम किए थे NS लुकअप, देखते हैं एक बार हम NS लुकअप करके ये सिस्टम पर, विक्टिम सिस्टम पर जो है 192.168.233.128 एंड इंटर हिट करते हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है, लगता नहीं है कि NS लुकअप किसी भी ये आईपी एड्रेस पे होगा, बट हम फिर भी कोशिश किए थे, नॉट प्रॉब्लम, नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बैनर ग्रैबिंग। बैनर ग्रैबिंग का मतलब समझते हैं ना, किसी भी विक्टिम सिस्टम को धोखा दे करके उसका फुटप्रिंट निकालना बैनर ग्रैबिंग कहलाता है। देखिए बैनर ग्रैबिंग करने के लिए भी कमांड्स हैं। ओके, मैं आपको कमांड्स दिखाता हूँ, और कमांड्स क्या दिखाऊं आपको, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। चलिए, हो गया ना, मैं आपको एक बार रिकॉल करके देख लेता हूँ कि क्या क्या हो गया है। ओके, ये सब हो गया है, और मैं आपको nmap के बारे में बताए थे टूल्स में, जब थ्योरी बता रहे थे अभी इसी वीडियो में, इसी सेशन में थ्योरी बता रहे थे, तो वो nmap के भी हम टूल के नाम लिए थे, और भी कई सारे टूल्स के नाम लिए होंगे, बट कोई नहीं, nmap से भी विक्टिम सिस्टम का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है, जिसमें मुझे इतना सारा पोर्ट्स का दिखा, स्टेट दिखा, ओपन है या फिर स्टॉप है, उसका सर्विस दिखा। और मैं आपको एक कमाल का बात बताऊं तो इसमें हम वर्जन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? nmap लिखेंगे यानी ये जो सर्विस है, इन सर्विस का वर्जन क्या है, उसके लिए -s कैपिटल V का यूज करते हैं वर्जन को फाइंड करने के लिए। ओके, हम वेट करेंगे और उसका वर्जन भी मेरे सामने रहेगा। यह टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है आपके समय में, यानी आपके टाइम पर हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम ले, हमारे समय पे हो सकता है कि अभी ही आ जाए, या फिर हमारे में भी टाइम लगे, अभी ही आ गया। चलिए हम आपको टॉप से दिखाते हैं। इधर से देख सकते हैं, पहले पहले मुझे पोर्ट आता था, स्टेट आता था और सर्विस आता था, उसका वर्जन नहीं आता था। अब इसमें उसका वर्जन भी आ रहा है, जो बोल रहा है पोर्ट जो है 21 जो TCP है वह ओपन है, उस पर FTP चल रहा है, लेकिन उसका वर्जन मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन इस बार मुझे वर्जन भी दिख रहा है, MSFTPD 2.3.4 है। अब मुझे फायदा क्या होगा वर्जन से? अब आप अगर हैकर हैं तो आपको मालूम होगा कि क्या है।
तो मैं बता देता हूँ, अगर मान लेते हैं कि इसमें यह मान लेते हैं यह पुराना वर्जन है, ठीक है, और इसमें कोई कमी है जिसके कारण हम इस पर फाइल शेयर कर सकते हैं, मालवेयर शेयर कर सकते हैं। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम एक ऐसा फाइल यानी मालवेयर फाइल भेज सकते हैं इस विक्टिम सिस्टम पर, जो मेरा Metasploit 2 मशीन है, जिससे हो सकता है कि सिस्टम लैग करे, हैंग करे, या फिर स्विच ऑफ हो जाए, शट डाउन हो जाए, या फिर कोई अदर्स, या फिर हम विक्टिम सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, हो सकता है। तो ये ज़रूरी है मुझे वर्जन पता करना। ओके, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चलिए nmap तक ठीक था, जो यह विक्टिम सिस्टम पर चल रहा था, लेकिन हम विक्टिम सर्वर पर कैसे करेंगे? nmap google.com nmap google.com। तो इसमें भी मुझे इंफॉर्मेशन ला करके दे देगा, बहुत इंफॉर्मेशन ला करके दे देगा। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है देखने में या फिर सुनने में या फिर समझने में, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, थैंक्स का भी या फिर कुछ का। इनसे मुझे मोटिवेशनल होता है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, तो google.com पर भी हम कर सकते हैं। I mean, टाइम लग सकता है, ये है कि टाइम लग सकता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा टर्मिनेट कर देते हैं, और nmap इस बार में aoh tech.netlify.app पर करते हैं, एंड इंटर हिट करते हैं aoh tech.netlify.app, जो मेरा खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये अपना खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, और मैं बता देता हूँ कि यह सब वीडियो जितने भी आप देख रहे हैं और जितने देखे हैं हमारे चैनल से, सब नॉलेज पर्पस के लिए था, है और रहेगा। आप यानी मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी भी नेटवर्क सिस्टम को कोई हानि पहुंचे, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन आ सकता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल सी से टर्मिनेट कर देता हूँ। उससे nmap भी इंफॉर्मेशन लाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फुटप्रिंटिंग करके, यानी विक्टिम सिस्टम का फुटप्रिंटिंग करना, यानी विक्टिम सिस्टम का इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना जो आपको ऐसा, यानी बोल सकते हैं एक एरर, बैनर ग्रैबिंग। मैं आपको बैनर ग्रैबिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो बैनर ग्रैबिंग में क्या होता है कि किसी भी विक्टिम सिस्टम पर हम एक नकली यानी झूठ का एक गलत इंफॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, यानी बना देते हैं, और उनसे मुझे बैनर मिल जाता है। तो वो कैसे करते हैं, तो लिखते हैं, उसे करने के लिए एक कमांड है, वो क्या है, और वो ये है nc। देखिए nc हाइफन v और n, ओके, vn। उसके बाद विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है 192, ठीक है, 192.168.233.128, एंड इंटर हिट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि सर आप मुझे पोर्ट बता दीजिए कि किस पोर्ट से कनेक्शन बनाना है। तो हम लिखते हैं nc सेम कमांड्स, और इधर पोर्ट मेंशन कर देते हैं, लाइक 80 मेंशन कर देते हैं, ओके, 80 मेंशन कर दिए। अब इसमें देख रहे हैं कि बोल रहा है कि यह आईपी एड्रेस पर पोर्ट नंबर 80 के हेल्प से HTTP जो ओपन है इस पर कनेक्शन बन गया है। अब करना क्या है, अब मुझे यह करना है बैनर ग्रैबिंग। बैनर ग्रैबिंग करने के लिए आपको एक यानी एक एरर जनरेट करना पड़ेगा, एक ऐसा एरर जो विक्टिम सिस्टम को पता ना चले। चलिए हम, यानी विक्टिम सिस्टम को पता चल जाएगा कि यह एरर है। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं कैपिटल में HTTP, यानी ये जो है 80 पोर्ट जो है वो HTTP है, इसीलिए हम HTTP लिखे, HTTP/1.1, एंड इधर हम 200 या 400 दे सकते हैं, यानी एक ऐसा एरर कोड दे सकते हैं जो विक्टिम सिस्टम से मुझे बैनर लाने में हेल्प होगा। एंड इंटर जैसे ही करेंगे तो इधर से आप देख रहे हैं कि ये हमारा सक्सेसफुल जनरेट हो गया है, जो इधर से देख रहे हैं इतना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर आपके पास HTML है तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। देखिए ये HTML है,
और इसके हेडर टैग में मुझे एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो बैनर होगा। इधर से आप देख सकते हैं HR, इसमें एड्रेस है जो अपाचे है। अपाचे उसका वर्जन भी मुझे पता चल रहा है। अपाचे 2.2.8 है जो अबंटू है DAV/2 सर्वर एट मेटास्प्लॉइटेबल डॉट लोकल डोमेन पोर्ट 80। मुझे बैनर ला करके दे दिया। देख रहे हो कि कितना कितना हाई लेवल का ये चीज है। बहुत बड़ा चीज है बैनर ग्रैबिंग करना, जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन पर क्रैक करना यानी पाना बहुत आसान होता है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल 1, 2, 3 मॉड्यूल का। मिलते हैं हम मॉड्यूल नंबर 4 में।